अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई का सवाबी जलसा नाकाम क्यों हुआ, उसकी वजूहात क्या हैं, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जुडिशरी को हुकूमत ने जो अभी मराद दी है हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस की मद में, उससे आम आवाम की जेबों के ऊपर 2 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी, जिनका यूएई दौरे के दौरान पांव फ्रैक्चर हुआ था और ये कहा गया था कि 4 हफ्ते के बाद आएंगे, लेकिन वो पहले ही वापस आ गए हैं पाकिस्तान। इसकी तफसीलात और इसकी वजूहात ये भी बात करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के जलसे के हवाले से। मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि पीटीआई की तरफ से ये जो जलसा अनाउंस किया गया है ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, और उस फ्यूटाइल एक्सरसाइज की वजूहात क्या थी ये भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइम ना तो सूबे में और ना ही मुल्क भर में कोई इलेक्शन का मौका है कि ये पीटीआई की तरफ से आए रोज कोई ना कोई नया जलसा मुनक्किद किया जाता है या फिर एहतजाज और जुलूस निकाले जाते हैं, और ना ही इस हवाले से कि ये इस तरह जो जलसे अपनी ही हुकूमत और अपने ही सूबे के अंदर जलसे करने से कोई इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। बजाय इसके कि ये जलसे और जुलूस के ऊपर अपनी तवानाइयां खर्च करने के पीटीआई की हुकूमत को ये चाहिए था कि वो ये तमाम तर जो इसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, ये सरकारी खजाने से ही खैबर पख्तूनख्वा के जो टैक्स का पैसा है अवाम का वो खर्च हो रहा है, उसके ऊपर खर्च करते और जो तवानाइयां हैं वज़रा की और पार्लियामेंटेरियंस की और वजीर आला की वो अवाम के मसाइल हल करने के ऊपर ये तवानाइयां खर्च करते तो वो ज्यादा इसका जो है वो बेहतर कोई नताइज सामने आते हैं। हमने देखा है कि मुल्क भर में पहले ही जो दहशतगर्दी की लहर है वो अपने एक बार फिर सर उठा रही है। क्वेटा का चाहे वो बम ब्लास्ट हो या फिर उसके अलावा जो बाकी इक्का दुक्का वाकयात खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में या इवन मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, तो ये अली अमीन गंडापुर का जो पहला फर्ज है वो पार्टी लीडरशिप से वफादारी से भी ज्यादा अवाम से, जिन्होंने उनको मुंतखब किया और जिन्होंने पीटीआई को इक़्तिदार में लाया, उनके मसाइल हल करना है। लेकिन ये अफसोस की बात यह है कि ये पीटीआई उस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही गवर्नेंस के ऊपर, और इसकी जो जितने भी आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करें वो यही समझते हैं कि पीटीआई ये समझती है कि जो डिलीवरी है या आप जितनी भी परफॉर्मेंस दिखाएं अवाम कारकर्दगी और परफॉर्मेंस की बजाय ये जो एक पॉपुलर नैरेटिव है या बयानिया है उसके ऊपर वोट देती है। और उसकी मिसाल वो हमेशा से यही बताते हैं कि 2018 के बाद जब इमरान खान इलेक्ट हो गए उसके बावजूद भी उनकी जो कारकर्दगी थी उससे कोई मुतमईन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2024 के इलेक्शंस में भी सूबे में फिर इनको एक दफा जो ये मैंडेट दिया और फिर इनकी एक दफा हुकूमत आ गई। लेकिन कारकर्दगी के हवाले से 2 कंसेक्यूटिव इनकी गवर्नमेंट्स रही सूबे के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन सका और ना ही कोई इस हवाले से जो वादे किए गए थे अवाम से वो किए गए। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो यंगस्टर्स हैं या जो सूबे की अवाम है वो इमरान खान की दीवानी है। तो ये वो वजह है कि पीटीआई कारकर्दगी के ऊपर फोकस करने की बजाय हमेशा से ये पॉपुलर बयानिया जलसे और जुलूसों के ऊपर ही फोकस करती है, और ये जलसा भी उसी की कंटिन्यूएशन है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमने देखा है कि पीटीआई की तरफ से बार बार डेडलाइन दी जाती है इमरान खान को रिहा करने के हवाले से, वफाकी हुकूमत से मुतालबा भी किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट से भी कहा जाता है, दबे लफ्जों में धमकियां भी दी जाती हैं कि वो अडयाला जेल तोड़ के इमरान खान को ले आएंगे। अब जो कल सवाबी का जलसा था उसमें एक बार फिर डेडलाइन दे दी गई है और ये कहा गया है अली अमीन गंडापुर और बाकी जो पीटीआई के लोग जिन्होंने तकारीर की वहां पे कि 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान कॉल देंगे और ये अब फाइनल कॉल होगी और इमरान खान की रिहाई के लिए फिर सर के ऊपर कफन बांध के हम निकलेंगे। उससे पहले जब इस्लामाबाद में जलसा हुआ था तब भी यही कहा गया था सितंबर में, फिर जब ये लाहौर गए तो तब भी यही कहा था सर पे कफन बांध के निकलेंगे और इमरान खान को रिहा करेंगे। ये नहीं हो सका। फिर 4 अक्टूबर को जो ये डी चौक के ऊपर तब भी यही डेडलाइन दी गई थी कि इमरान खान को रिहा ना किया तो तब तक हम नहीं उठेंगे। तो ये जो बार बार एक डेडलाइन दे के और फिर आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है, इससे जलसे और जुलूसों से मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान की रिहाई होगी। बहरहाल इसी वजह से कि जो मकासद जिस मकासद के लिए ये जलसे और जुलूस मुनक्किद किए जा रहे हैं वो हासिल नहीं हो रहे, तो एक तो ये एक रीजन है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज और ये एक पीटीआई का जो सवाबी में जलसा था नाकाम था। उसके साथ साथ जो पीटीआई का एक ट्रेडमार्क रहा है,
हमेशा से ये था कि वो बड़े जलसे और जुलूस करते हैं, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं उनको, और हमेशा से जो एक नया ट्रेंड एक सियासी पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुतारफ कराया था वो पीटीआई ने ही कराया था। लेकिन कल सोशल मीडिया के ऊपर इस जलसे के बाद पीटीआई के अपने नोन जो अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट हैं, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो भी ये कह रहे थे कि सवाबी का जलसा मुतासिर कुन नहीं था, सवाबी का जलसा एक नाकाम जलसा कहा जा सकता है। और उसकी रीजन जो है, ये एक तो आपके भी इल्म में है कि पीटीआई के जो आपस में इख्तलाफात हैं, खासतौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पार्टी लीडरशिप के अंदर इख्तलाफात हैं, फिर इवन जो सूबाई काबीना है उसके अंदर भी हमने देखा है कि जो इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने मीडिया के ऊपर भी आए हैं। सूबाई एक वजीर को निकाला गया था जिन्होंने अली अमीन गंडापुर की मुबैना करप्शन को हाईलाइट किया था। उसके अलावा काबीना के अपने लोग ये गिला और शिकवा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, कोई भी फैसला करना हो सूबे के हवाले से या इवन कोई भी पॉलिसी मुतारिफ करानी हो तो वो काबीना को पहले एतमाद में नहीं लेते, बल्कि अपने एक भाई और चंद एक और लोगों के साथ ये मशवरा करते हैं, काबीना को इग्नोर किया हुआ है। तो एक रीजन जो मैं समझता हूं कि ये सवाबी जलसे की नाकामी की ये भी है कि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। फिर तीसरी जो रीजन मैं ये समझता हूं कि ये सवाबी का जलसा हो या उससे पहले भी जलसे वो मुतासिर कुन नहीं थे, वो ये है कि पीटीआई के अंदर जो तंजीमी ढांचा है उसको मजबूत नहीं किया गया। जो भी तंजीमी ढांचा पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन किया गया रियासती इदारों की तरफ से, उसके बाद तमाम तर लोग ज्यादातर या तो रूपोश हो गए हैं, कुछ जेलों में है। तो ये भी एक पीटीआई को नुकसान हुआ कि इनका जो एक स्ट्रक्चर था, जो तंजीमी ढांचा था, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा या बजाय सामने नजर नहीं आ रहा। फिर चौथा जो एक रीजन मैं समझता हूं कि ये जो फ्यूटाइल इस तरह के जो जलसे और जुलूस बगैर किसी वजह के अवाम तो अब वैसे ही नहीं निकल रही, और फिर जो सरकारी मुलाजमीन और उनको भी साथ लाया जाता है। तो जो पिछली दफा जो वाकया हुआ डी चौक का जिसमें लोगों को पकड़ा गया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि अब ये इस वजह से भी लोग जलसों में आना जो है उन्होंने कम कर दिया है। और छठी जो रीजन मैं समझता हूं कि पीटीआई के जलसा नाकाम होने की वो इमरान खान फैक्टर है, और ये मैं समझता हूं कि ये सबसे अहम और बड़ा फैक्टर है जो पीटीआई के जलसे नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि लोग इमरान खान को देखने और इमरान खान को सुनने आते थे। इमरान खान अब नहीं है, और फिर उसके बाद भी जो पीटीआई के और सरकर्दा खासतौर के ऊपर अच्छे बोलने वाले लोग थे वो भी नहीं है। तो यही वो वजह है कि अब पीटीआई के वो जलसों में ना अट्रैक्शन रही है और ना ही लोग अब उस तरह जिस तरह माजी में आते थे वो अब सामने आते हैं। बहरहाल ये पीटीआई को अब अपनी जो पॉलिसी है और अपना जो एक ये इस हवाले से हिकमत अमली तब्दील करनी होगी। इस तरह जलसे और जुलूस आप हर 10 दिन 15 दिन या महीने के बाद करते रहेंगे तो अवाम बिल्कुल एक जो उकताहट होती है वो उसका शिकार हो जाएंगे। ये अब पीटीआई को सोचना होगा कि बजाय इन जलसों के ऊपर पैसा खर्च करने के अवाम के ऊपर इसको खर्च करें, इससे ज्यादा बेहतर नताइज निकल सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एक पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बातचीत करें, ये ज्यादा मीनिंगफुल होगा। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं जुडिशरी के अलाउंसेस के हवाले से। मैंने भी इस हवाले से रिपोर्ट किया, पहले भी ये जो पाकिस्तान का मीडिया है उसके ऊपर भरपूर ये इस हवाले से कवरेज भी की गई और सवालात भी उठाए गए कि ये जो हुकूमत की तरफ से खासतौर के ऊपर जो जुडिशरी के लिए अलाउंसेस, 2 अलाउंसेस जो अनाउंस किए गए हैं, एक जो हाउस रेंट का और दूसरा जुडिशियल अलाउंस जो कि 68,000 से हाउस रेंट जो है वो बढ़ा के कोई 3 लाख और 90,000 कर दिया गया। और इसी तरह जो जुडिशियल अलाउंस था वो 3 लाख और समथिंग से बढ़ा के 10 लाख और 90,000 रुपए पे जा पहुंचा है। तो ये 4 गुना जो जुडिशियल अलाउंसेस के मद में इजाफा किया गया है। इस पे जो सामने एक डाटा आया है उसके मुताबिक ये जो आला अदलिया की जो जुडिशियल अलाउंस और इन हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर इजाफी खर्चा आएगा वो कोई 2 अरब रुपए से ज्यादा का ये तनख्वाहों के अलावा है। 2 अरब और 10 करोड़ रुपए ये सालाना मजीद बोझ पड़ेगा इन अलाउंसेस की मद में। और ये जो जजेस की मराद के ऊपर अगर मंथली इसका वो किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो ये कोई 17 करोड़ रुपए, 17 करोड़ और 52 लाख रुपए बनता है। आपके इल्म में है कि इस टाइम जो जजेस हैं जो आला अदलिया के, जिसमें 5 हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, इसके टोटल जो जजेस की तादाद अगर मिला के देखी जाए तो ये कोई 116 के करीब हैं जो अभी सर्विंग जजेस हैं।
इसमें ये भी है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, खासतौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस की तादाद अब 8 से बढ़ा के 12 कर दी गई है। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 17 से 34 कर दी गई है। जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी 100% जो है वो वैकेंसी जो फिल्ड नहीं है। तो जब ये सारी वैकेंसीज फिल हो जाएंगी तो उसके बाद अगर ये जो जजेस का या जुडिशरी का जो अलाउंस है वो जब ये किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये तकरीबन दुगना हो जाएगा। तो ये हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि आम आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो बजाय इसके कि हमने देखा है कि जो मुकदमात हैं जो ज़ेरे इल्तवा उनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जजेस की मराहत है वो इस तरह बजाय इसके कि कम होने के या उसी पे जो है वो रुकने के हर गुजरते जो साल है एक तो वो वैसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो जुडिशरी की तरफ से जो तनख्वाहें हैं ये हमेशा प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए वो किया जाता है। हालांकि जो आइन का शेड्यूल 5 है उसमें जो जुडिशरी की जो जजेस की तनख्वाहें हैं वो अगर आप देखें तो वो कोई 9,700 है या 9,900 रुपए आइन में अभी भी जजेस की जो तनख्वाह है वो मुकर्रर है। लेकिन जब ये मुशर्रफ आए उन्होंने फिर इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, और जब ये जो डिक्टेटर्स आते हैं हमेशा, क्योंकि उनको जुडिशरी या अदलिया की जरूरत पड़ती है अपने फैसलों की तौसीक के लिए, इवन अपना जो मार्शल लॉ होता है उसकी तौसीक के लिए, तो डिक्टेटर्स ने हमेशा जो है वो अदलिया को नवाजा है। और यही वो वजह है कि ये जो तनख्वाहें और मराहत जो बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ ये डिक्टेटर्स के दौर में शुरू हुआ। हालांकि ये जो डिक्टेटर्स हैं ये एक तरफ तो उनके भी फैसले इसी तरह होते हैं कि जुडिशरी जिनसे उनको जरूरत पड़ती है जिनकी उनकी मराहत बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसके हवाले से उनका अगर मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जनरल ज़ियाउल हक ने जब ये मार्शल लॉ लगाया तो जब ये मार्शल लॉ के बाद कुछ सुकून हो गया, 8-10 दिन के बाद वो गए खारियां कैंट गए। खारियां कैंट इसलिए गए वहां पे क्योंकि जो मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया था उसमें जो मार्शल लॉ इम्पोज कराने में जो जिस आर्मी की यूनिट ने मदद की थी या जो मार्शल लॉ इम्पोज करने के लिए इम्प्लीमेंट किए थे जो अहकामात, वो खारियां की यूनिट थी। तो जनरल ज़ियाउल हक पर्सनली जाके वहां पे जो फौजी यूनिट थी उसका शुक्रिया अदा करना वो चाहते थे। तो वो बाय रोड यहाँ से रावलपिंडी से वो खारियां गए। जब वो गए वहां पे खारियां तो वापस आके उन्होंने एक अपना इजलास बुलाया, और इजलास बुला के उन्होंने जो पहला हुक्म जो साद किया या जारी किया वो ये किया कि जो सड़क किनारे के ऊपर जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो संग मील होते हैं, यानी आप हर 1 किलोमीटर के बाद के इतने किलोमीटर फलां शहर रहता है, तो उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर किलोमीटर के बाद जो है ये संग मील जो लगाया हुआ है वो हम अफोर्ड कर सकें, इसलिए इनको खत्म किया जाए। अब उस पे क्योंकि डिक्टेटर था, डिक्टेटर के तो अहकामात मानने लाजमी थे। उस टाइम जो बाकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने इजलास बुलाया और इस हवाले से डिस्कशन और पूरी पॉलिसी प्लान करने के कि मुल्क भर से ये जो संग मील हैं या जो माइलस्टोन्स हैं ये इनको हटाने के लिए ये सारा कैलकुलेशन की गई। जब ये कैलकुलेशन की गई कि पूरे मुल्क भर से ये जो संग मील हैं इनको हटाना है, जो पत्थर लगाए होते हैं इनको तोड़ना है, तो उसके ऊपर जो कैलकुलेशन में कोई करोड़ों रुपए का खर्चा वो सामने आ गया। तो वो फिर अब ये जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी परेशान हो गई कि ये जो डिक्टेटर है उसका अमल दरामद भी करना है उसके हुक्म के ऊपर, और ऊपर से अगर एक जो पहला उनकी बात है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और इनको तोड़ने के लिए हमें करोड़ों रुपए चाहिए, तो फिर क्या इसका किया जाए, हल निकाला जाए। फिर ये किसी एक विफाकी सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये मशवरा दिया कि बजाय इसके कि हम ये जितने भी मुल्क भर में संग मील हैं या जो माइलस्टोन्स हैं उनको तोड़ने के हम ये कर देते हैं कि इसके ऊपर चूना कर देते हैं इन सब के ऊपर, और ये ताकि ये जो हर किलोमीटर के बाद वो आता है तो वो इनको जो है वो नजर नहीं आएगा। तो फिर यही किया गया कि खर्चा बचाने के लिए वो जो संग मील थे ज़ियाउल हक के दौर में उन सब के ऊपर चूना करके वो मिटा दिया गया। और जब ये एक शहर से दूसरे शहर का कुछ इस तरह का उन्होंने वो किया कि एक रावलपिंडी से जेलम इतने किलोमीटर सिर्फ एक या एक शहर से पहले थोड़ा सा जो है वो लगा दिया जाता था, अदरवाइज बाकी ज़ियाउल हक के दौर में संग मील ये सारे वो खत्म कर दिए। तो जो फर्द वाहिद होता है वो इस तरह के अहकामात जारी कर सकता है
ये जो इस तरह के डिक्टेटर्स होते हैं, लेकिन ये जो जमहूरी हुकूमत में इस तरह जजेस की मराहत और तनख्वाहें बढ़ाना और इस तरह के जो फैसले करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो हुकूमत है उसको भी सोचना चाहिए कि एक तरफ जो जुडिशरी की हमारी परफॉर्मेंस है 139 नंबर के ऊपर उनका जो रैंकिंग में है, और फिर उसके साथ साथ जो मुकदमात की हम खुद ही देख सकते हैं कि जो पेंडेंसी है वो कितनी है, बजाय इसके कि कम होने के वो ज्यादा होती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जुडिशरी को और जजेस को खुश करने के लिए इतनी तादाद में जो अवाम के ऊपर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए हर हाल में। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं सदर जरदारी के हवाले से। सदर जरदारी का आपके इल्म में होगा कि जब वो यूएई के दौरे पे कुछ हफ्ते पहले गए तो उनका जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि वो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए फिर ये सामने आया कि वो 4 हफ्ते वहीं पे ही स्टे करेंगे यूएई में। और फिर जो कायम मकाम सदर का जो था वो चेयरमैन सेनेट होता है, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब कायम मकाम पाकिस्तान के सदर बन गए। अगर चेयरमैन सेनेट ना हो तो फिर उसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली वो कायम मकाम सदर बनते हैं। अगर स्पीकर भी ना हो, चेयरमैन भी ना हो, तो फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का ओहदा उनको मिलता है। अगर डिप्टी चेयरमैन भी ना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर जो कौमी असम्बली के होते हैं वो उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो दिया जाता है। बहरहाल सदर जरदारी साहब वहां पे कुछ अरसा रहे और अब आज जो है वो वापस पाकिस्तान आ गए। हालांकि कहा यह गया था कि वो 4 हफ्ते बाद आएंगे, लेकिन वो पहले ही आ गए। तो फिर मैंने इस हवाले से पूछा कि क्या वाकई जेनुअनली, अपने जो मुख्तलिफ जराए हैं उनसे ये पूछा कि क्या जेनुअनली ही इनका पांव फ्रैक्चर हुआ था या कोई और रीजन थी, किसी और वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो जो पाकिस्तान नहीं आए थे और उन्होंने स्टे वहां पे बढ़ा दिया था। तो उस पर मेरे जराए ने यही कंफर्म किया कि वो वाकई जेनुअनली उनका फ्रैक्चर हुआ था। और उसकी रीजन जो वो बताते हैं कि सदर जरदारी जो है, एक तो एज फैक्टर है, फिर उसके साथ साथ एक और जो चीज बड़ी अहम है, वो जरदारी साहब जो है वो एक बड़े अच्छे हॉर्स राइडर थे। ये अपने दौर में जो पोलो टीम थी उसके कप्तान थे। फिर ये जो इनका जो स्कूल था या कॉलेज था पिटारो वाला, उसमें भी ये जो पोलो टीम थी उसमें जो है वो बड़े जबरदस्त और जाने माने हुए राइडर के तौर के ऊपर जो है वो थे। और उस टाइम जो पिटारो कॉलेज की जो राइडर टीम थी या जो पोलो की टीम थी उसमें एंटर होना भी जो है वो कहते हैं कि बड़ी एक ऑनर की बात होती थी। और जरदारी साहब उस टाइम भी एक बेस्ट राइडर थे अपनी जो उस क्लब के। तो ये जो हॉर्स राइडिंग होती है, वो कहते हैं कि जो हॉर्स राइडर्स होते हैं ये उनको वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जब आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तो फिर आप फिटेस्ट होते हैं, लेकिन जब आप ये छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद ये आपको बताता है हॉर्स राइडिंग के कितना एक जो डिफिकल्ट और टफ वो था, पूरे आपकी जो बॉडी है वो हिला के रख देता है जब ये आप छोड़ देते हैं उसके बाद। तो ये जो सदर जरदारी साहब का एज फैक्टर भी है, फिर ये हॉर्स राइडिंग वाला, तो ये इस वजह से काफी ज्यादा उनका जो है वो जो फिजिकल एक चीजें जो उनके सामने आते हैं, इस तरह के कम्प्लेक्शंस, तो ये जेन्युइनली बीमार थे। अब कुछ वो थोड़ा सा बेहतर, या उनको डॉक्टर्स ने यही मशवरा दिया कि वो वापस या ट्रैवल कर सकते हैं, इसी बुनियाद के ऊपर वो वापस आए हैं। और अब जो सियासी एक्टिविटीज तो खैर अभी भी नहीं करेंगे जब तक वो फुली फिट नहीं होते, लेकिन जो सदारती जो अपनी जिम्मेदारियां हैं अभी तो फिलहाल वो कराची में ही स्टे कर रहे हैं। जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि वो करेंगे। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।